आज पेपर देते हुए काफ़ी लेट हो चुकी थी। यूं तो पेपर 2 बजे ख़त्म होना था, लेकिन उसे आखिरी आंसर को हल करते हुए 2 बज गए। उसने मैम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांगा। पेपर तो उसने हल कर दिया था और अब उसकी तरफ से तसल्ली में भी थी, लेकिन उसकी सारी क्लास फेलोज उसे छोड़कर चली गई थीं और वो यहाँ पर अकेली थी। कुछ देर तक वो अपनी फ्रेंड का इंतजार करती रही जो दूसरे सेक्शन में थी, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद भी मोना उसे आती हुई दिखाई न दी। मौसम अलग ख़राब हो रहा था और तभी अचानक तेज़ बारिश होने लगी। काफ़ी देर तक वो यूनिवर्सिटी में खड़ी रही। जब सब लोग चले गए और ऑफ का टाइम हो गया तो वो मजबूरन बाहर आ गई। फिलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके जरिए वो घर पहुंच जाती। उसने काफ़ी देर बैन का भी इंतजार किया, लेकिन शायद बैन भी जा चुकी थी। तभी वो अकेले यूनिवर्सिटी से घर के रास्ते पर चल पड़ी। उसने यही सोचा अगर रास्ते में कोई चीज़ उसे मिल जाती है तो उस पर सवार होकर घर चली जाएगी। लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद उसे अजीबोगरीब डर के एहसास ने घेरा। उधर शाम होने को आई थी और बादलों की वजह से मौसम और भी बिगड़ रहा था। शाम होने से पहले ही अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसे फिलहाल अपनी समस्या का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर चलते हुए अचानक उसे दुकान में बैठे हुए 3 लड़के नजर आए, जो पहले तो उसे देखते हुए बदतमीजी से सीटी बजाने लगे और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो बारिश की वजह से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने कदमों की रफ्तार को बढ़ाया, लेकिन वो लड़के कुछ दूरी तक उसके पीछे ही आ रहे थे। कभी वो गुनगुनाते तो कभी उसे आवाज़ें देते, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो तेजी से कदम बढ़ाकर आगे की तरफ जा रही थी। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, भगवान इस मुश्किल को आसान कर दे, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। इससे पहले वो लड़के उसे दबोच कर अपना निशाना बनाते। अगर कोई और वक्त होता तो वो दीदा दिलेरी से उन लड़कों का मुंह तोड़ देती, लेकिन इस वक्त नहीं। उस वक्त वो बेहद डरी हुई थी और इस वक्त उसे कोई मदद के लिए नजर नहीं आ रहा था। सड़क की दूसरी तरफ एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी उसे आती हुई दिखाई दी और उसने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर उससे लिफ्ट मांगी और चमत्कारी तौर पर वो गाड़ी उसके करीब आकर रुक गई। गाड़ी में मौजूद शख्स को जैसे अंदाजा हो चुका था वो लड़की सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही है और बारिश की वजह से भीग चुकी है। इससे पहले वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठती, वो लड़के उसके इतना करीब आ गए थे कि वो डरी सहमी नज़रों से उन्हें देखने लगी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला। आर्यन बाहर आया। क्या समस्या है तुम लोगों को? अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। उसने अपनी सख्त आवाज़ में उन लोगों को डराने की कोशिश की कि जब वहाँ से एक लड़का आगे बोला, साहब ज़्यादा हीरोपंती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़की चुपचाप हमारे हवाले कर दो। जबकि आर्यन ने एक सख्त नज़र उन लड़कों पर डाली जिनकी उम्र लगभग 20 साल थी, लेकिन वो अपनी हवस में अंधे होकर उस लड़की का पीछा कर रहे थे जो मुश्किल से 18 साल की थी। उन लड़कों को देखते हुए मदद भरी नज़रों से आर्यन को देख रही थी। इससे पहले वो कुछ और कहता, उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो गाड़ी में बैठ गई, जैसे उसे यकीन हो वो वहाँ पर सेफ है। लेकिन बाहर मौजूद लड़के उसे नोच खाने को तैयार थे। आर्यन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर झुका और थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो बाहर निकला, वो लड़के उसे देखते ही रफू चक्कर हो गए। उसके हाथ में मौजूद पिस्टल से वो खौफ में आ चुके थे। लड़की से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी उनके लिए प्यारी थी। अगर ज़िंदगी रहती तो लड़कियां और भी आती जाती रहती। वो गाड़ी के अंदर बैठा उस लड़की को एक नज़र देखा और फिर नज़रें झुका लीं। वो उसका शुक्रिया करना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कहाँ जाना है आपको? वो लड़की को बिना देखे बोला तो वो उसे अपने घर के बारे में बताने लगी। वो काफ़ी लेट हो चुकी थी, लेकिन अब वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। अभी गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी कि जब अचानक उसमें पड़े हुए मोबाइल की घंटी बजी। आर्यन ने मोबाइल ओके करते हुए उसे स्पीकर पर डाल दिया। मोबाइल पर एक आवाज़ उभरी, बॉस काफ़ी देर से गाड़ी आपका पीछा कर रही है, आपको तुरंत अपनी सेफ्टी के लिए रास्ता बदलना पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही आर्यन ने एक नज़र शीशे में डाली। वो गाड़ी सच में उसका पीछा कर रही थी। वो शहर का मशहूर बिजनेस टाइकून और राजनीति में भी उसका अच्छा खासा नाम था। शायद इसी वजह से उसकी दुश्मनी भी बढ़ती जा रही थी। बस बॉस आप यहाँ से टर्न ले लीजिए। वो ड्राइविंग करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ गूंजी, सर बस अब थोड़ी देर और, फिर हम आपकी गाड़ी को घेर लेंगे और दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पास बैठी लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दें, मेरी माँ और मेरा भाई परेशान होंगे। लेकिन आर्यन को लगातार पीछे से इंटरक्शन मिल रही थी। उसने गाड़ी को अलग रास्तों पर डाल दिया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि सीट बेल्ट लगाए होने के बावजूद वो संभल नहीं पा रही थी। प्लीज़ मुझे अपने साथ मत ले जाइए, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। वो लगातार विनती कर रही थी, लेकिन आर्यन उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो जानता था
कि अगर उसने इस वक्त उसे यहाँ छोड़ दिया तो दुश्मन उसे शूट करने से एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे, और वो ऐसा नहीं चाहता था। उसे दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद एक मेन रोड पर पहुंच चुके थे जहां काफी भीड़ भाड़ थी। तब उसे बताया गया कि अब वो लोग खतरे से पूरी तरह बाहर हैं और आर्यन के गार्ड्स ने भी उसकी गाड़ी को पूरी तरह कवर कर लिया था। इस पूरे मामले की जांच तो बाद में होगी, लेकिन उससे पहले इस लड़की को संभालना था जिसने पूरा रास्ता रोते हुए गुजार दिया था। प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो बहुत मासूम लग रही थी और आर्यन को उस पर तरस आ गया। शायद वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसे अपने घर वालों की चिंता सता रही थी। लेकिन इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं थी और ना ही उस लड़की की। शायद मुकद्दर को यही मंजूर था। गाड़ी में बैठी वो सिसक रही थी, जबकि आर्यन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर उतार दिया तो यकीन मानो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जान से ज़्यादा इस वक्त उसे अपने घर वालों की चिंता थी। उधर नंदिनी जी की हालत बहुत ख़राब थी। दोपहर 2 बजे उनकी बेटी का पेपर ख़त्म हो जाना था, लेकिन अब शाम के 6 बजने वाले थे और वो अभी तक घर नहीं आई थी। उन्होंने अपने बेटे राज को उसे ढूंढने भेजा, लेकिन राज ने लौटकर यही बताया कि वो तो यूनिवर्सिटी से निकल चुकी है। आज उसे लेट होने की वजह से उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई थी। राज ने काफ़ी देर तक उसे आसपास ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली और फिर वो घर लौट आया। नंदिनी जी का रो रो कर बुरा हाल था। उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे। 4 साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका था और तब से वे अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। दिशा उनकी बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी और राज उससे 2 साल छोटा था। आज उनकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ, वो कहाँ चली गई, ये सवाल उन्हें अंदर से खा रहा था। नंदिनी जी के पति के मरने के बाद वे लोग बेसहारा रह गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वे अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखते हुए उन्हें आगे बढ़ाना चाहती थीं, लेकिन अब एक अनजाने डर ने उन्हें घेर लिया था। दूसरी तरफ उनकी समधन दिशा की होने वाली सास सुधा जी ने भी आकर घर में हंगामा खड़ा कर चुकी थीं। नंदिनी जी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुधा जी अचानक उनके घर आ जाएंगी। अरे बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि भाई साहब के जाने के बाद इस लड़की को घर में बिठा लो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब देख लो, 6 बजने को आए और तुम्हारी बेटी का कोई अता पता नहीं। वो अपनी आदत के अनुसार गुस्से में तमतमाती हुई जहर उगल रही थी। नंदिनी जी उनकी बातों से परेशान थीं, लेकिन फिर भी खामोश थीं। उनका दिल कह रहा था उनकी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। आप परेशान क्यों होती हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा काम आ गया हो। उन्होंने अपनी बेटी का पक्ष लेना चाहा तो सुधा जी और भड़क गईं। अरे, कौन सा ऐसा बड़ा काम था जो अब तक खत्म नहीं हुआ? ये पढ़ाई के नाम पर कौन से काम हो रहे हैं? नंदिनी जी उनकी बातों पर खामोश थीं कि तभी दरवाजे के सामने गाड़ी आकर रुकी। वो तेजी से उठकर खड़ी हुई। उन्हें लगा कि उनका बेटा रोहन आ गया। वो और रोहन आज शादी की तारीख तय करने आए थे, क्योंकि दिशा का सेकेंड लास्ट पेपर था और अब भी उसकी विदाई की तारीख तय कर देना चाहते थे। दिशा और रोहन की शादी 4 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अचानक शादी के मौके पर ही दिशा के पापा की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, तो विदाई रोक दी गई थी। दरवाजे से बाहर झांकते ही जैसे ही उन्होंने देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बड़ी सी मर्सिडीज से उतरता हुआ एक शख्स, और फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, जिससे दिशा भी बाहर निकली। लो बहन जी, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। देखो क्या गुल खिलाकर आई है। सुधा जी का तंज सुनकर नंदिनी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं आर्यन को भी ये सब सुनकर अजीब लगा था। उसने नागवार नजरों से सुधा जी को देखा, फिर उसने एक नज़र घर की नेम प्लेट पर डाली और बिना कुछ कहे वापस पलट गया। उसे ये अच्छा नहीं लगा कि वो इन लोगों के पर्सनल मामले में बोले। ये उनका पारिवारिक मामला था। तभी नंदिनी जी आगे बढ़ी और दिशा को बाजू से पकड़कर अंदर खींचकर ले गई। आर्यन कुछ देर वहीं खड़ा देखता रहा। उसे अंदाजा तो अच्छी तरह हो चुका था कि अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। उसने कुछ देर सोचा कि आगे बढ़कर लड़की की मदद की जाए, लेकिन फिर अपना इरादा छोड़ दिया और फिर गाड़ी घुमा ली और वहां से चला गया। किधर थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही थी। नंदिनी जी ने उसे देखते ही पूछा। मम्मी, यूनिवर्सिटी से निकलते हुए मुझे देर हो गई थी और फिर कोई साधन नहीं मिला जिससे घर आ सकूं, इसीलिए मैंने इन साहब से लिफ्ट मांगी और उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उसने अपनी माँ को सफाई दी। सुधा जी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। अरे कौन से साहब? इन साहब के साथ मस्ती करके अब तुम झूठ बोल रही हो और हमें ये कहानियां सुना रही हो। इस कहानी पर तो सिर्फ तुम्हारी माँ ही भरोसा कर सकती है, हम नहीं। हमने तो ये जमाना देखा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कोई भी मर्द, और वो भी इतना अमीर, बिना किसी लालच के किसी लड़की पर यूं मेहरबान नहीं होता। सुधा जी की बात सुनकर दिशा को बहुत बुरा लगा। अगर वो उसकी सास न होती और उनके रिश्ते का लिहाज न होता तो वो वहीं खड़े खड़े उन्हें सुना देती, लेकिन उसने खुद को रोकर चुपचाप अंदर जाने लगी।
तभी एक बार फिर सुधा जी की जहरीली आवाज गूंजी, अरे बहन तुम जो भी कहो, लेकिन रोहन मेरा इकलौता बेटा है और ये उसकी बीवी बनने जा रही है। इससे पहले कि मेरा बेटा इसके साथ कोई रिश्ता निभाए, मैं अपने बेटे से साफ कह दूंगी कि पहले इसका मेडिकल टेस्ट कराए। मुझे यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों पर जरा भी भरोसा नहीं। गुस्से से दिशा का खून खोल उठा। वो तेजी से पलटी और बिना किसी रिश्ते का लिहाज किए सुधा जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। अगर आपको यूनिवर्सिटी की लड़कियों से इतना ही मसला है तो फिर आपने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों करवाया? क्या उसकी शादी से पहले भी आप उसका मेडिकल टेस्ट करवाएंगी? बात अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, इसीलिए वो गुस्से से थरथराते हुए जवाब देने लगी। नंदिनी जी ने घबराकर उसे देखा। वो क्यों इन लोगों के साथ झगड़ा कर रही थी? वो अच्छी तरह जानती थी कि ये उसके ससुराल वाले हैं। अरे तुम्हारी तो अभी से जबान खुल गई, अभी से पर निकल आए तुम्हारे। अच्छा हुआ जो तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। सुधा जी की बात खत्म नहीं हुई थी कि दरवाजे से रोहन अंदर आता दिखाई दिया। दिशा ने पलटकर उसे देखा। वो उसे पसंद करने लगी थी और इस बात का उसने खुद से इकरार भी कर लिया था। रोहन से उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ को ये रिश्ता अब भी खल रहा था। सुधा जी ने एक नज़र अपने बेटे रोहन को देखा और फिर बिना हाय हेलो किए सारा किस्सा उसके कानों में उंडेल दिया। रोहन बेयकीनी से दिशा को देखने लगा। दिशा को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। नंदिनी जी घबराकर आगे बढ़ी और सफाई देने लगी, लेकिन रोहन बस एकटक दिशा को देखता रहा, जो अब भी बहादुरी से उसकी आंखों में झांक रही थी। न जाने क्यों दिशा के दिल के किसी कोने से एक दुआ निकली, काश आज ये शख्स मेरा साथ दे और मेरी पवित्रता का ऐलान कर दे। लेकिन रोहन के मुंह से जो शब्द निकले उन्हें सुनकर वो बही पत्थर की बनी रह गई। मम्मी आप जैसा कहें, अगर इस लड़की में कोई कमी हुई तो मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सर्द आवाज में रोहन के कहे इन शब्दों ने दिशा के दिल को झकझोर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इतना भयानक मजाक होगा। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं मेरी बहन के लिए? और रोहन जीजू आप? राज आगे बढ़ते हुए अपनी बहन की तरफ से बोलने लगा, लेकिन सुधा उसकी बात सुनकर और भी भड़क उठी। लो जी, अब ये 4 दिन का बच्चा भी हमसे जबान लड़ाएगा? अरे रोहन, तुम्हारी ससुराल में अभी से ये इज्जत है तो आगे चलकर क्या होगा? दिशा ने रोहन की आंखों में अपने लिए अविश्वास और बेयकीनी देखी। अगर वो आज उसके मामले में ऐसा बर्ताव कर रहा था तो कल उसके साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी? दिशा को साफ नजर आ रहा था कि उसे सारी जिंदगी घुट घुट कर जीना पड़ेगा। इससे पहले बात और बढ़ती दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होते आर्यन ने सबको चौंका दिया। आधे रास्ते तक जाते जाते उसके दिमाग में बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था जो डरी हुई थी, मासूम थी और इसके बावजूद उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। यकीनन वो आने वाले हालात से डरी थी। और फिर जब उसने उसकी पवित्रता को लेकर उठते सवाल सुने तो उसे यकीन हो गया कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। वो सिर्फ इस बात की सफाई देने लौटा था कि इस लड़की से उसका कोई रिश्ता नहीं है, मगर वो ये नहीं जानता था उसका वापस लौटना लड़की के लिए मुसीबत बन सकता है। अरे यही तो है वो इंसान जिसके साथ ये गुलछर्रे उड़ा रही थी और अब फिर से वापस आ गया। यकीनन इसे लगा होगा हम लोग चले गए हैं। सुधा जी उसे देखते ही आग बबूला हो गई। नंदिनी जी, राज और खुद दिशा भी हैरान नजरों से आर्यन को देख रहे थे। वो वापस क्यों आया था? पहले ही यहाँ तनाव क्या कम था और अब ये नया तूफान? सुधा जी पहले ही पूरे मोहल्ले को सर पर उठा चुकी थी। देखिए, मैं सिर्फ यहाँ साबित करने आया हूँ कि इसकी कोई गलती नहीं है, मगर इससे पहले कि कोई कुछ समझता, राज बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ा और उसे धक्का दे दिया। आर्यन के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले। आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत नहीं की थी। सामने खड़ा इंसान गलती कर रहा था और वो ये नहीं जानता था इस गलती की भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी लड़की की इज्जत के लिए वो खामोश रहा। जब राज ने दोबारा उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाया तो इस बार आर्यन ने बिना सोचे समझे उसका हाथ रोक लिया और गुस्से में राज के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। राज दूर जाकर गिरा और उसके होंठे से खून की एक पतली सी लकीर बह निकली। अब आर्यन इतना गुस्से में आ चुका था कि उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिशा ये सब देख रही थी और वो अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था, लेकिन अगले ही पल रोहन की सर्द आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं ऐसी चरित्रहीन लड़की को अपनी जिंदगी में रखने का सोच भी नहीं सकता। मैं इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करता हूँ। कुछ दिन इंतजार करो, पूरी कानूनी कार्रवाई से तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूंगा। शब्द नहीं थे बल्कि एक तेजाब था जो किसी ने दिशा के कानों में डाल दिया था। अब जाकर सुधा जी की आंखों में सुकून की लहर आई थी। शायद वो यही तो चाहती थी कि दिशा उनके बेटे की जिंदगी से निकल जाए। नंदिनी जी ने अपना मुंह हाथों से ढक लिया और लड़खड़ाकर बैठ गई। दिशा बस वहीं खड़ी रह गई और उस शख्स को देखती रही जिसने एक ही झटके में उसकी दुनिया न जाने क्यों उसका दिल इस इंसान के लिए एक अजीब से जज्बे से भरने लगा था। कच्ची उम्र की मोहब्बतें बवाले जान बन जाती हैं और यही उसके साथ भी हुआ था।
वो अंदर ही अंदर इस इंसान को चाहने लगी थी और अब वो उस रिश्ते में भी बंधी हुई थी। तो क्या उसका हक नहीं था वो उसके ख्वाब देखती? लेकिन उसने क्या किया, एक ही पल में उसके सारे ख्वाबों को तोड़ कर रख दिया। रोहन पर उसे यकीन था, मगर रोहन ने यकीन नहीं किया। अभी लोग वहां से निकल चुके थे और आर्यन वहीं खड़ा था। अब तक मामले की नाजुकता को समझने की कोशिश कर रहा था जब दिशा ने तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। ये सब आपकी वजह से हुआ। आपको क्या जरूरत थी वापस आने की? मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे यहीं उतार दीजिए। वो आर्यन को गिरेबान से पकड़ते हुए चीख रही थी। उसकी आंखों में गम झलक रहा था। न जाने क्यों आर्यन को ये छोटी सी लड़की पर बेख्तियार तरस आने लगा। राज बस खामोशी से अपनी बहन को देख रहा था। आंटी, आप यकीन करें, इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। आर्यन अब नंदिनी जी से बोल रहा था। दरअसल मैंने ही गुंडों से बचाने के लिए इसे लिफ्ट दी थी। मेरा इरादा सिर्फ इसकी इज्जत को बचाकर इसे घर तक लाने का था, लेकिन रास्ते में एक हादसा हो गया जिससे हमें कुछ देर वहीं रुकना पड़ा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था इस वजह से ये सब कुछ हो जाएगा। न जाने क्यों वो नंदिनी जी को सफाई दे रहा था और वो बस खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। उन्हें अपनी बेटी पर यकीन था, वो कभी भी ऐसा कोई गलत काम न करती। उन्हें अंदाजा था कि उनकी बेटी अंदर ही अंदर रोहन को पसंद करने लगी थी। तो फिर क्या जरूरत थी बाहर कुछ गलत करने की? कोई बात नहीं बेटा, शायद ये सब कुछ हमारे नसीब में ही लिखा हुआ था। उनके बोलने का अंदाज हारा हुआ था, जैसे ये हादसा उन्हें पूरी तरह तोड़ चुका हो। वे जानती थीं कभी कभी मोहब्बत सिर्फ इम्तिहान बनकर रह जाती है। वो सोचने लगी कि किसी तरह रोहन को मनाने की कोशिश करेंगी कि दिशा को तलाक ना दे, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही थी। जिस तरह उन्होंने रोहन की आंखों में दिशा के लिए अविश्वास देखा था, अंदर ही अंदर उनका मन घबरा रहा था। अब मोहल्ले में कोई भी सुधा जी की बातों के बाद दिशा का रिश्ता लेने के लिए राजी नहीं होगा। नंदिनी जी और दिशा के हारे हुए चेहरे देखकर आर्यन खुद को गुनहगार समझ रहा था और पता नहीं उसने उस वक्त बिना सोचे समझे एक फैसला ले लिया। आंटी, रोहन ने दिशा को तलाक दे दी तो मैं करूंगा दिशा से शादी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। वो नंदिनी जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। न जाने उसने ये फैसला क्या सोच कर लिया था। नंदिनी जी हक्का बक्का रह गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। हो सकता था कि रोहन तलाक से इनकार कर दे, लेकिन अब इसकी गुंजाइश नहीं थी। उसने नंदिनी जी को अपना नंबर दिया। अगर रोहन आगे जो भी डिसीजन लेता है मुझे जरूर बताना, ये कहकर वो चला गया था। दिशा बस बेयकीनी से उस इंसान को देख रही थी। वो क्यों अपनी जिंदगी उसके लिए बर्बाद कर रहा था? वो पढ़ा लिखा शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। उसकी हैसियत का अंदाजा तो उसे तभी हो गया था जब वो उसकी गाड़ी में कुछ देर के लिए बैठी थी। वो एक मामूली लड़की थी जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, बस एक बेसहारा माँ और एक छोटा भाई। लेकिन अपनी माँ की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर वो खामोश हो गई थी। अब मुकद्दर उसे जिस राह पर ले जाता वो चलने को तैयार थी, मगर उसकी आंखों में नफरत की एक तेज चिंगारी जल रही थी। उसे अब रोहन नाम के इंसान से नफरत हो चुकी थी, जिसने उस पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि और उसे खड़ा खड़ा रुस्वा कर दिया। तो वो क्यों उसकी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी? और वही हुआ जिसका डर था। अगले ही दिन रोहन ने तलाक के पेपर भिजवा दिए थे और दिशा से अपना संबंध तोड़ दिया था। नंदिनी जी पेपर हाथ में लिए गुमसुम बैठी थीं। माँ को गुमसुम बैठा देखकर दिशा ने आगे बढ़कर वो पेपर थामे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए थे। नंदिनी जी के होंठ थोड़े से हिले थे। दिशा, क्या आर्यन को? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, दिशा ने उनकी बात काट दी। नहीं मम्मी, उस इंसान को फ़ोन बिल्कुल भी मत करना। वो सिर्फ हमदर्दी में कह कर गया है। आखिर उसे क्या पड़ी है हम जैसे गरीब लोगों के मामले में इंटरफेयर करे? ये कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और कमरे में चली गई। लेकिन राज अपनी बहन को यूं तड़पते हुए नहीं देख सकता था। उसने चुपके से आर्यन को फ़ोन कर दिया। शायद राज को उम्मीद थी कि आर्यन ही उसकी बहन का मुकद्दर है, और राज की बात सुनकर आर्यन ने एक गहरी सांस ली थी। वो अपने वादे का पक्का था। एक बार जबान दे दी तो उसे पूरा करता, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ती। उसी शाम वो दिशा के घर में मौजूद था, जबकि नंदिनी जी और दिशा उसे हैरान नजरों से देख रही थीं। थोड़ी देर बाद पास के ही मंदिर में दिशा और आर्यन की शादी हो गई। आर्यन ने नंदिनी जी से कह दिया कि वो कल आएगा और पूरी इज्जत के साथ दिशा को विदा करवा कर ले जाएगा। ये रात दिशा की इस घर में आखिरी रात थी। नंदिनी जी को सुकून था। उन्हें उसके बोलने के अंदाज और उसकी शख्सियत से अंदाजा हो चुका था वो अच्छे संस्कारों का मालिक है और उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वो इंसान जिसने सिर्फ इंसानियत के नाते अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और एक बेसहारा लड़की से शादी कर ली, वो कैसे उसे आधे रास्ते छोड़कर जा सकता है? अब उनके पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। राज भी खुश नजर आ रहा था। इतना हैंडसम जीजा। उसे शुरू से ही सुधाजी और रोहन से चिढ़ थी, जो बस नाम के और मतलबी रिश्तेदार थे। उन्होंने जब चाहा रिश्ता रखा और जब चाहा तोड़ दिया।
शादी के बाद आर्यन घर आ गया। न जाने उसने इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया था। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी जिंदगी में ये फैसला बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने अपने बलबूते पर बिजनेस खड़ा किया था और उसमें नाम कमाया था। वो कोई कम उम्र नौजवान नहीं था, बल्कि एक समझदार और मैच्योर मर्द था जिसे जमाने की पूरी समझ थी। अब उसने उस लड़की से शादी कर ली है और उसे सारे हालात संभालने थे। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही वो हल्की फुल्की शॉपिंग करके गाड़ी लेकर दिशा के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो जैसे वो लोग उसी का इंतजार कर रहे थे, राज ने ही दरवाजा खोला। नंदिनी जी चाहती थी कि उनकी बेटी इस खास दिन पर सज संवर कर अपने ससुराल जाए। हो सकता है उनकी बेटी ने इस बारे में कई ख्वाब देखे हों। अगर वे उसे पूरे नहीं कर सकती थी तो कम से कम उसकी झलक ही सही। हल्के मेकअप के साथ दिशा और भी मासूम लग रही थी। फिलहाल वो बिल्कुल खामोश थी। कोई एहसास, कोई जज्बा उसके दिल में नहीं था। ये सच था कि उसने रोहन के साथ एक खूबसूरत जिंदगी के कई सपने देखे थे और रोहन ने भी उन ख्वाबों में उसका साथ दिया था। आईने में उसने खुद को एक नज़र देखा और टिश्यू पेपर उठाकर अपना मेकअप साफ करने लगी। नंदिनी जी ने उसे गुस्से से घूरा। गलत बात है दिशा, ऐसा नहीं करते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर उस इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसके एहसान को याद रखना। उसने पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें अपना नाम देकर इज्जत और रुसवाई से बचाया है। उसका नाम तुम्हारे लिए एक ऐसा सहारा है जो तुम्हें जिंदगी में कभी भी झुकने नहीं देगा। बच्चे, शादी के बाद पति का घर ही असली घर होता है। जो लड़की इसे सच्चाई से शुरू करे वो हमेशा कामयाब रहती है। दिशा ने अपनी माँ की बात कभी नहीं टाली थी। उसने भीगी आंखों से उनकी ओर देखा और फिर आगे बढ़कर उनके माथे को चूम लिया। वो जानती थी कि वो जितनी भी मजबूत बनने की कोशिश कर रही हैं, अंदर से उसकी माँ का दिल कट रहा था। लेकिन एक न एक दिन तो हर माँ बाप को ये दिन देखना ही पड़ता है जब उन्हें अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर करना होता है। नंदिनी जी ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया और आर्यन को जबरदस्ती रोक लिया कि जो भी हो, खाना खाए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। खाने की मेज पर सब खामोशी से बैठे थे। नंदिनी जी के हाथ का बना खाना लाजवाब था। आर्यन ने एक निवाला लेते हुए मजाक में कहा, आंटी, क्या सिर्फ आपने ही इतना मजेदार खाना बनाती हैं या आपकी बेटी भी? उसने दिशा की ओर देखा जो अब तक खामोश बैठी थी। नंदिनी जी मुस्कुरा दी। बिल्कुल, मेरी बेटी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने इसे घर के सारे काम सिखाए हैं। माँ के आशीर्वाद के साय में दिशा आर्यन के साथ विदा हो गई। गाड़ी में भी वो बहुत रो रही थी, जबकि आर्यन उसके रोने से झुंझलाने लगा था। प्लीज दिशा, चुप हो जाओ। मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। जब चाहो अपनी माँ और भाई से मिलने आ सकती हो, उसने नरमी से कहा। दिशा ने नाक रगड़ते हुए टिश्यू उठाया और चिढ़कर बोली, ऐसे कैसे आप मुझे आने देंगे? आप तो खुद कहेंगे कि कभी कभार ही आना। सारे मर्द एक जैसे होते हैं और आप भी वैसे ही निकलेंगे। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। जो भी था वो अब कम से कम कुछ बोलने तो लगी थी। उसने ठान लिया था इस रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकती हो, उसने उसे यकीन दिलाया। दिशा को ये सुनकर हैरत हुई। ये इंसान अब तक जितना अच्छा साबित हुआ था उसने सोचा नहीं था। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर नजरें झुका ली। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत घर के सामने रुकी। दिशा ने हैरत से नजरें फैलाकर उस बड़े से घर को देखा। इतना बड़ा घर, और वो भी उसका। उसके लबों पर अनजाने ही एक मुस्कान आई। उसने ख्वाब में यही तो सोचा था कि वो इतने ही बड़े घर में रहेगी। बस इंसान बदल गया था जिससे उसने ये सब सोचा था, वरना बाकी सब कुछ तो वैसा ही था। आर्यन उसे अंदर ले आया। नौकरों ने उसका सामान उठाया और आर्यन के कमरे में रख दिया। लेकिन अंदर पहुंचते ही आर्यन बोला, दिशा, अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लो। तुम वहीं रहोगी। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए होगी, नौकर हाजिर हैं। वो चौंक गई। लेकिन मैं आपसे दूर क्यों रहूं? हम पति पत्नी हैं, तो अलग कमरे में क्यों रहें? आर्यन उसकी बात सुनकर पलटकर उसे देखने लगा। हाँ, हम पति पत्नी हैं, लेकिन फिलहाल तुम बहुत छोटी हो। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। उसने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की। दिशा ने कदम आगे बढ़ाया। मैं छोटी नहीं हूँ। उसे उसका खुद को छोटी कहना अच्छा नहीं लगा था। आर्यन ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारे पेपर ख़त्म हुए या नहीं? नहीं ना, तो तुम जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। इधर उधर दिमाग मत भटकाओ। लेकिन दिशा ने झूठ बोल दिया। जी हाँ, मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं। आज मेरा लास्ट पेपर था। असल में उसका आखिरी पेपर 2 दिन बाद था, लेकिन वो इसी कमरे में रहना चाहती थी और अपने इस मकसद में वो कामयाब भी हो गई थी। आर्यन ने उसे हैरत से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वो अपने कपड़े बदलकर ढीले ढाले आरामदायक कपड़ों में वॉशरूम से बाहर आई। उसके मासूम चेहरे, दूधिया रंगत और कंधों तक खुले बालों ने उसकी मासूमियत को और भी बढ़ा दिया था। दिशा आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुखाने लगी और वो उसे देखता रहा। उसका नर्म और नाजुक वजूद उसे यह एहसास करा रहा था कि वो अब एक 18 साल की बालिग लड़की थी
जिसे उसने अपनी बीवी बनाकर अपने साथ ले आया था। लेकिन उसने ठान लिया था कि फिलहाल वो उसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। दिशा ने पलटकर उसे हैरत से देखा। वो काफी देर से उसकी नजरों की तपिश महसूस कर रही थी और आर्यन ने जल्दी से अपनी निगाहें फेर लीं। फिर उठकर कमरे से बाहर ही चला गया। बाहर आते ही उसे अजीब सी शर्मिंदगी हुई। शायद वो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा था। उसके जाते ही दिशा ने झटपट किताबें निकाली और पढ़ाई में लग गई, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। कुछ देर बाद उसने मोबाइल निकाला और माँ से बात करने लगी। पूरे मोहल्ले में खबर फैल चुकी थी कि दिशा की शादी हो गई है और रोहन के घर में इस बात पर कोहराम मच गया। रोहन की माँ जो बातें कह रही थी अब रोहन को वो बिल्कुल सच लग रही थी। वो गुस्से में कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। तो यही वजह थी कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखती थी। मेरे करीब आने पर मुझे धुतकारती थीं, मुझसे कतराती थीं। उसकी आंखों में गहरी नफरत उभर आई। रात के खाने के बाद आर्यन ने दिशा को घर का हर कोना दिखाया। आज उसकी इस नए घर में पहली रात थी और माँ के बिना न जाने क्यों उसका दिल भारी हो रहा था। वो हर जगह घूमी, लेकिन हर चीज उसे अजनबी सी लग रही थी। रात को आर्यन लैपटॉप पर काम कर रहा था और दिशा सोफे पर बैठी किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन उसकी नजरें शब्दों पर नहीं थीं। आर्यन ने एक नज़र उसे देखा। वो समझ सकता था वो अपने घर को याद कर रही थी। उसने लैपटॉप बंद किया और उसे अपने पास बुलाया। दिशा झिझकते हुए उसके करीब आई। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। कल तुम्हारा पेपर है ना? उसने नरम लहजे में पूछा। तो दिशा ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं, परसों मेरा आखिरी पेपर है, उसने हल्की आवाज में कहा। आर्यन ने एक पल को उसे देखा। उसे समझ आ गया कि उसने सुबह झूठ बोला था, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। वो उसे सहज महसूस कराना चाहता था, इसलिए हल्की फुल्की बातों में उलझा दिया और फिर उसकी उदासी हल्की पड़ने लगी थी। धीरे धीरे वो दिशा को पढ़ाने भी लगा और अब पढ़ते पढ़ते दिशा थक चुकी थी। बस अब और नहीं पढ़ सकती, उसने किताब बंद करते हुए कहा और हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हें अच्छी तरह सब कुछ क्लियर करके ही सोना है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। उसकी ये बात सुनकर दिशा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। पढ़ाई से पहले ही उसकी जान जाती थी और अब इस इंसान के शिकंजे में फंस गई थी जो उसे जबरदस्ती पढ़ाने पर तुला था। उसने कुछ देर मन मारकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब ये सब कुछ उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो किताब एक तरफ रखते हुए झुंझलाकर बोली, बस कर दीजिए, सारा सिलेबस क्लियर हो गया है। वो किताब उठाकर उठने ही लगी कि आर्यन ने अचानक उसको बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींचा। वो कटी हुई डाल की तरह सीधा उसकी चौड़ी छाती से आ टकराई। उसकी हल्की सी चीख घुटकर रह गई और उसके इतने करीब आने पर आर्यन की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दिशा की नरम नाजुक काया उसके सीने पर थी और उसकी जुल्फें आर्यन के चेहरे को छू रही थीं। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं और यह एहसास दोनों के लिए अनजाना था। अचानक ही आर्यन ने उसके नाजुक से होंठों को छुआ और दिशा को जैसे बिजली का झटका लगा। वो घबराकर तुरंत पीछे हटी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं और सांसें तेज। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे लग रहा था जैसे उसके कानों में उसकी अपनी धड़कनें गूंज रही हों। दूसरी तरफ आर्यन बस उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर शर्म के कई रंग बिखर गए थे। वो जो कुछ देर पहले बड़े धड़ल्ले से दावा कर रही थी कि वो उसकी बीवी है और उसके ही कमरे में रहेगी, अब नजरें चुराकर इधर उधर देख रही थी, जैसे उसकी जरा सी नजदीकी ने उसके दिल की हालत बदल दी हो। घबराहट में उसने किताबें एक तरफ रख दी और जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी पीठ पर आर्यन की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। उधर आर्यन भी बेचैन था। वो जानता था अगर वो ज़्यादा देर तक यूं ही उसके करीब रहा तो खुद पर कंट्रोल खो देगा। आखिर वो उसकी बीवी थी, एक जायज रिश्ता था दोनों का, लेकिन वो अभी उसकी मासूमियत छीनना नहीं चाहता था। यही सोचकर उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद कमरे में उसकी धीमी गहरी सांसें गूंजने लगीं। इसका मतलब था वो सो चुकी थी। आर्यन ने एक नज़र उसकी शांत सोई हुई शक्ल पर डाली, फिर लाइट ऑफ करके खुद भी सो गया। उसे सुबह जल्दी निकलना था। जब दिशा की आँख खुली तो कुछ देर उसे समझ ही नहीं आया वो कहाँ है, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा था। वो आर्यन की मजबूत बाहों के घेरे में थी। वो एकदम झटके से उठ बैठी और उसकी हलचल से आर्यन की नींद भी खुल गई। उसके इतने करीब होने का एहसास होते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिशा की घबराहट भी चरम पर थी। वो तुरंत बिस्तर से उठी और बिना उसे देखे ही सीधे वॉशरूम में घुस गई। उसकी इस जल्दबाजी भरे अंदाज पर आर्यन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। आर्यन ने चुपचाप नाश्ता किया और जब बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ तो रुककर दिशा की तरफ देखा। घर में सुकून से रहना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नौकर मौजूद हैं, उसने संजीदगी से कहा। फिर थोड़ी देर रुककर आगे बढ़कर
नरम अंदाज में कहा, और हाँ, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना और अपना भी। इतना कहकर वो आगे झुका और अचानक उसके माथे पर हल्के से अपने होंठ रख दिए। दिशा एकदम सिमट गई थी। उसके अंदर अजीब सी हलचल मच गई। उसके होंठों के हल्के स्पर्श ने उसके दिल में एक अनकहा एहसास जगा दिया। दोपहर को नंदिनी जी और राज उससे मिलने आए थे और उन्हें देखकर दिशा खुशी से खिल उठी। उसने उनके साथ दोपहर का खाना खाया और शाम तक उनकी बातों में मगन रही। नंदिनी जी ने जाते जाते एक तसल्ली भरी नज़र अपनी बेटी पर डाली थी। शुक्र है उनकी बेटी अपनी जिंदगी में खुश है। आर्यन देर रात घर लौटा, लेकिन तब तक दिशा उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। उसने उसे गहरी नींद में पाया तो बिना कोई हलचल किए चुपचाप कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह आर्यन ने पूरा दिन घर पर रहने का फैसला किया था, क्योंकि दिशा का पेपर था। उसने खुद उसे कार में बिठाया और एग्जाम सेंटर तक छोड़ने गया। पेपर के बाद जब वो उसे लेने गया तो हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग और आउटिंग पर ले जाना चाहता हूँ। दिशा ये सुनकर बेहद खुश हुई। वो खुशी खुशी जल्दी से तैयार होने के लिए भागी। आर्यन तैयार होने के बाद कमरे से बाहर निकल गया कि तभी अचानक कमरे में पड़ा उसका मोबाइल तेजी से बज उठा। दिशा ने एक पल सोचा कि उसे उठाना चाहिए, नंबर सेव नहीं था। मोबाइल की रिंग बंद हो गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद दोबारा बजने लगा। उसने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया और मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली। कहीं आर्यन नाराज न हो जाए, लेकिन हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हल्के से बटन दबाया। जैसे ही उसने मोबाइल कान से लगाया, सामने से आने वाली खबर ने उसे झकझोर कर रख दिया। वो वहीं जैसे पत्थर की मूरत बनकर खड़ी रह गई। दूसरी तरफ से लगातार हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी, मगर उसके होंठ सिल गए थे। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, आंखों के कोने भीग गए। लड़खड़ाते कदमों से वो बेड पर जा बैठी और मोबाइल एक झटके में वहीं फेंक दिया। उसी पल आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। उसे इस हालत में देखकर ठिठक गया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? दिशा ने सोनी बेजान आंखों से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मोबाइल उठाकर उसके हाथ में रख दिया। बधाई हो मिस्टर आर्यन खन्ना, भगवान ने आपको बेटी दी है। उसकी आवाज़ में ठंडा सा दर्द था और आर्यन जैसे सने रह गया। उसने झट से मोबाइल स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई, जहां उसकी मां की कॉल का रिकॉर्ड था। घबराकर तुरंत नंबर डायल किया और बात करते हुए कमरे से बाहर चला गया। दिशा वहीं बैठी सूने अंदाज में दरवाजे को घूरती रही। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। सिर्फ 2 दिन लगे थे इस रिश्ते का असली चेहरा सामने आने में। उसकी आंखें जल उठीं। ये इंसान भी उसे धोखा दे गया। थोड़ी देर बाद आर्यन वापस आया और बिना कोई सफाई दिए चुपचाप अपना बैग पैक करने लगा। दिशा ने एक तड़पती नज़र उस इंसान पर डाली। मैं कुछ दिनों के लिए हवेली जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रहोगी। और हाँ, बेकार की बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं लौटकर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मगर अब वो सफाई की भूखी नहीं थी, उसका सब्र टूट चुका था। मुझे आपकी सफाइयों की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे धोखा दिया है। मुझे आपकी शानो शौकत और आपके पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहते हुए वो गुस्से से बाहर निकल गई। आर्यन ने अफसोस से उसे जाते देखा, मगर वो मजबूर था। यहाँ रुकना उसके बस में नहीं था। उसने कार निकाली और हवेली के लिए रवाना हो गया। जाते जाते नौकर को कहकर गया कि दिशा का ख्याल रखना। लेकिन दिशा वो अपने कमरे में वापस आई और फूट फूट कर रो पड़ी। कैसे सोचती कि इंसान उसे इस तरह धोखा दे देगा। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खुशियां उसकी झोली में इतनी कम देर के लिए टिकी रहेंगी। उसने अगली सुबह ही फैसला कर लिया था, वो यहाँ अब और नहीं रुक सकती। बिना किसी को बताए वो अपने सामान के साथ घर छोड़कर चली गई। नंदिनी जी उसे दरवाजे पर देखकर घबरा गई। माँ के गले लगकर उसने माँ को सब कुछ बता दिया। नंदिनी जी भी परेशान हुई, लेकिन कुछ सोचते हुए बोली, दिशा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जब तक आर्यन से इजाज़त न ले लेती। बस कर दीजिए मम्मी। उसकी आवाज़ में दर्द था, गुस्सा था। मैं किसी के सहारे अब कब तक ज़िंदगी गुजारूंगी। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और मुझे उसके सर मजबूरी से लाद दिया गया है। वो मुझे बस हमदर्दी के रिश्ते से जोड़कर रखना चाहता है। बीवी मानना तो बहुत दूर की बात है। नंदिनी जी उसकी बातों पर खामोश हो गई, क्योंकि वो देख रही थी उनकी बेटी अंदर से बिखर चुकी थी। 3 दिन बीत गए, ना आर्यन ने कोई कॉल की ना कोई खबर दी। और फिर एक शाम अचानक आर्यन ने नंदिनी जी को कॉल किया और पूरा सच कह सुनाया। सब कुछ जानकर वो समझ गई ये मजबूरी की दीवारें थीं जो उनकी बेटी की खुशियों को उससे दूर कर रही थीं। मगर मुश्किल ये थी कि वो दिशा को कैसे समझाती। वो नहीं चाहती थी उनकी बेटी ये सोचे कि उसकी माँ भी किसी का साथ देकर उसके खिलाफ खड़ी है। अब फैसला दिशा को ही करना था। 4 दिन बाद आर्यन उससे मिलने आया था तो उसे देखकर कुछ पल वहीं ठहर गया। वो बिस्तर पर बैठी थी, आंखें सूनी और चेहरा थका हुआ। जैसे ही उसने आर्यन को देखा, उसकी आंखों में हैरत के साथ अनकही शिकायतें उभर आईं। मैं सब कुछ छोड़कर वापस आ गई हूँ मिस्टर आर्यन खन्ना।
उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। मैं अपनी ज़िंदगी का हर बोझ खुद उठा सकती हूँ, लेकिन आपकी छत्र छाया के सहारे खड़ी रहना नहीं चाहती। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और आर्यन को ऐसा लगा मानो बेआंसू उसके दिल पर गिर रहे हों और उसे भीतर तक भिगो रहे हों। वो धीरे से आगे बढ़ा और उसके सामने बैठकर अपनी उंगलियों के पोरों से उसके गालों पर बहते आंसू पोंछ दिए। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हर दर्द अपनाना चाहता हूँ दिशा, और ये मैं किसी दबाव में नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। और तुम कौन होती हो मुझे यूँ छोड़कर जाने वाली? उसकी आवाज़ में हल्की सख्ती थी। मैं तुम्हें यह हक नहीं देता कि तुम मुझे खुद से दूर कर दो। वो बस चुपचाप उसे देखती रही। उसके पास जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल थे, और वो ये जवाब उसे अब खुद नहीं चाहिए थे। आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है और आपके बच्चे। आप शादीशुदा हैं और मैं किसी का हक नहीं मार सकती, उसने खुद को समझाने के लिए कहा, मगर आवाज़ कमज़ोर थी कि खुद को भी यकीन नहीं दिला पाई। आर्यन गहरी सांस लेते हुए बोला, नायरा से मेरी शादी 3 महीने पहले हुई थी। वो मेरे भाई की विधवा थी। मैं और माँ ने उसे लाख समझाने की कोशिश की कि वो शादी कर ले, लेकिन वो किसी तौर हमारा घर छोड़कर जाने को राजी नहीं थी। भाई की और नायरा की लव मैरिज हुई थी। वो भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन किस्मत ने नायरा से भाई का साथ छीन लिया। भाई के बच्चे की माँ बनने वाली थी नायरा। ऐसे में माँ को यही लगा कि मेरी शादी नायरा से कर दी जाए। उस वक्त मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन मैं नायरा से भी शादी नहीं करना चाहता था। नायरा एक रात मेरे पास आई, मुझसे हाथ जोड़कर विनती की कि सिर्फ नाम के लिए मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे नाम के सहारे मैं इस घर में पड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस घर से मुझे आकाश की खुशबू महसूस होती है और उसके आंसू महसूस करके मैंने उससे शादी कर ली थी। लेकिन मेरा भगवान जानता है, आज तक मैंने नायरा के करीब नहीं गया था और ना ही नायरा ने कभी मुझे इस बात की इजाज़त दी थी। वो बच्चा मेरा नहीं, भाई का है, और मैंने नायरा की इजाज़त से ही तुमसे शादी की है और उसे इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी ना हो। नायरा मेरी नाम की बीबी है और माया मेरे भाई की बेटी। वो अभी सिर्फ 3 दिन की है। दिशा कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखें आर्यन के चेहरे पर टिक गईं। वो उसके सामने किसी खुली किताब की तरह था। वो चाहती तो उसे ठुकरा सकती थी, चाहती तो अपना लेती, मगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। माँ के कहने पर वो आर्यन के साथ घर लौट आई। जब वे दोनों घर पहुंचे तो वो सीधे दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी कि आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, तुम्हें ये हक नहीं कि अपनी मर्जी से मुझसे दूर हो जाओ। वो धीरे से उसकी ओर मुड़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दिशा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने उसकी आंखों में देखा जहां मोहब्बत की लपटें धधक रही थीं। वो शादीशुदा था। शादी करते वक्त उसने दिशा से अपना सच भी छुपाया था, मगर फिर भी वो उन लोगों से लाख दर्जा बेहतर था जो उसके साथ धोखा कर चुके थे। आर्यन ने धीरे से उसे बेड पर बिठाया और खुद दिशा के करीब होकर लैंप ऑफ कर दिया। रात के अंधेरे में दिशा को अपनी बाहों में समेटे उसके वजूद को अपने होठों से चूम रहा था। वो आज हर हद पार कर जाना चाहता था। दिशा के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता था और दिशा भी उसे रोक नहीं पाई थी। अगर कभी तुम्हें इस रिश्ते को लेकर कोई शक हो तो एक बात याद रखना, आर्यन ने तुम्हें उस वक्त अपनाया जब तुम अकेली थीं, जब तुम जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी थीं। आर्यन ने तुम्हें अपना नाम देकर इज्जत दी है। नंदिनी जी की बात उसके कानों में गूंजी। दिशा हल्की मुस्कान के साथ उसकी बाहों में ढीली पड़ गई। उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, न रोहन के ख्वाबों की, न उसके लौट आने की, और ना ही किसी और की। आर्यन ने उसे तमाम रुसवाइयों के बावजूद अपना लिया था, और जब वो उसे इस तरह कबूल कर सकता है तो फिर उसे और किसी चीज़ की कमी महसूस क्यों होने देता। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई कहानी के साथ।